देखिए, बिहार में और देश में इस वक्त एक जंग छिड़ी हुई है। 15 बना 85%। आखिरकार ये मुद्दा क्या है? क्यों 15 बना 85% को लेकर जंग है और बिहार में जंग की जो तैयारी की गई है, इसका एक दृश्य 22 तारीख को देखने को मिलेगा। लेकिन बिहार में राजनीति भी खूब हो रही है। एक तरफ शराब चालू करने को लेकर तो दूसरी तरफ तेज प्रताप यादव की पार्टी जो है वो सुर्खियों में है। सुर्खियों में इसलिए है क्योंकि तेज प्रताप यादव अपनी पार्टी के तमाम कमेटियों को भंग करते हैं और बड़ा घोषणा करते हैं, लेकिन पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को झटका लगता है। नए प्रदेश अध्यक्ष जो है बना दिए गए हैं और इस वक्त हमारे साथ में जय सिंह राठौर जी हैं। स्वागत है सर। धन्यवाद, आपका भी स्वागत है। पहले आप ही के नेताजी से शुरुआत करते हैं। जो घोषणा हुआ उसके बाद आप पद से हट गए, कौन सा शब्द, कौन सा बयान भारी पड़ गया आप पर? देखिए, अगर टेक्निकली देखा जाए तो पद से मैं हटा नहीं, अगर चूंकि मैंने उनको लेट गो किया, नहीं तो क्योंकि क्या है ना कि अगर हम इसके तह तक जाते तो ना मुझे कोई प्रायर कोई सूचना मिली थी, ना कुछ उन्होंने मुझे बताया था कि हाँ भाई हम आपको पद से हटा रहे हैं। तो खैर ये सब तो एक अलग बात है, लेकिन यूजीसी का जो बयान था हमारा, वो यूजीसी का बयान देना और यूजीसी के पक्ष में बयान देना और मेरा सवर्ण होना, ये हमारी पार्टी के कई नेताओं को नागवार था, नागुजारा था। तो उन्होंने पूरा षड्यंत्र रचा। आपने पढ़ा भी होगा उसमें कि भाई ऐसे ऐसे बात है कि जो अल्प बुद्धि के लोग हैं वो इसको यूजीसी वाले मुद्दे को सनातन धर्म से जोड़ कर देख रहे हैं। तो बहुत सारी बातें कही गई, लेकिन मैं अपनी बातों पे हूं और मैं आपको पुनः फिर से बता देता हूं, मैंने एक और चैनल पे ये बात कही थी कि यूजीसी जैसे मुद्दों पे, सामाजिक मुद्दों पे और इस देश के मुद्दे पे अगर मुझे ऐसे दल के और इससे बड़े दल के अगर प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी, क्या अगर मंत्री की कुर्सी भी मुझे लात मारनी पड़े तो मैं लात मार दूंगा, लेकिन अपने समाज से गद्दारी नहीं करूंगा। मैं अपने आने वाली पीढ़ी को क्या जवाब दूंगा? तो ये तो हमसे नहीं होगा। और हम क्या जवाब देंगे कि भाई जिस समय इस तरह का काला कानून लिखा जा रहा था, उस समय एक छोटी सी प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी पे बैठने के लिए मैंने अपने समाज का साथ नहीं दिया, मैंने उस सरकार का साथ दिया जो इस तरह के जिसने काले कानून लाए थे। लेकिन तो आप जिस पार्टी में हैं वो तो सीधा इससे विपरीत है। आपको तो सजा दे दिया, अब तो यादव वाली पार्टी बन के रह गई ना। तेज प्रताप यादव, प्रदेश अध्यक्ष यादव, पार्टी के नेता यादव। पार्टी में कितने नेता हैं? 6-7 गो होंगे, क्योंकि लगभग 250-300 जो हमने जो 300 के आसपास में जो नेता बनाए थे, जो कमेटी में लोग बनाए थे, उन सबको हटा दिया गया। और यादवों के प्रति भी सहानुभूति नहीं है ना। लगातार यादवों को भी देखिए कि आज कितने यादव हैं जो इस पार्टी से छोड़ के वापस चले हैं। मसला जाति का नहीं है, मसला है विचारधारा का, कि विचारधारा क्या है पार्टी की। पार्टी में ना कोई संविधान बना अभी तक, ना पार्टी के अंदर कोई चीजें बनी, और बस जब मन आए कमेटी भंग कर देंगे, जिसके बात में सुनेंगे कमेटी भंग कर देंगे। अरे चुनाव के बाद से 2 बार कमेटी भंग हुई है, अब वो अपने साथे लेके घूमते हैं उसको। देखिए, हम तो कहते हैं कि जयचंद जो है वो बहुत ही सम्मानजनक शब्द है। राजा जयचंद ने इस देश के हिंदुत्व को बचाने के लिए कई सारे काम किए। लोग उसको जोड़ते हैं कि भाई वो मुसलमानों से मिले हुए थे, लेकिन अगर वो मुसलमानों से मिले होते तो वो मुसलमान बन जाते। राजा जयचंद मुसलमान बने नहीं। आज उज्जैन का मंदिर हो या काशी विश्वनाथ का मंदिर हो, वो किसकी देन है? वो राजा जयचंद की देन है कि आज वो बचा है। तो मसला वो नहीं है। बात देखिए, बात आज भी हो सके जो सवर्ण समाज से लोग हैं आज आरजेडी में भी होंगे, आज बीजेपी में भी होंगे, है ना, और भी तमाम दलों में होंगे। लेकिन सवाल ये है कि आज जो उस कम्युनिटी से जो लोग हैं, आज समाज के साथ कौन खड़ा है? तो जो समाज के साथ खड़ा है, जो समाज के लिए लड़ रहा है, वो महाराणा है, और जो समाज के लिए नहीं लड़ रहा है, जो आज सत्ता का सुख भोग रहा है, वो जयचंद है। तो मानते हैं कि आप जयचंद हैं? कौन मानते हैं? क्योंकि आप पार्टी में नहीं, पार्टी में है, कुर्सी पर नहीं है। आपने जो काम किया अपने धर्म के प्रति, अपने जाति के प्रति, आप
ये इस आप एक बात बताइए, पहले आप इसको स्टडी कीजिए, जी, स्टडी कीजिए। जी। जो लड़ता है वो महाराणा होता है, जो सत्ता का सुख भोगता है, जी, जो सत्ता का सुख भोगता है वो ना जयचंद होगा, जो लड़ेगा वो महाराणा होगा ना। नेताजी तो कुछ और कह रहे हैं ना। नेताजी के देखिए, नेताजी क्या कह रहे हैं, नेताजी क्या कह रहे हैं, क्या विचारधारा है उनकी, वो उन्होंने सिंपल सीधे कहा कि हम यूजीसी का समर्थन करते हैं, उसके अलावा उनकी एक शब्द नहीं है, एक बात नहीं है। यानी उनके कान में भर दिया गया, कान में लगातार उनको कहते हैं कि लगातार उनके कान में विष भरा गया और उसी विष को वो ग्रहण करके आगे बोल दिए, बस और कुछ नहीं है। पहले आप स्टडी कीजिए चीजों को। कितने लोग, कितने हैं उनके पास, क्या उनके पास जयचंद बचे हुए हैं अब? वो दूसरे पार्टी पे आरोप लगाते थे, लालू जी के पार्टी पे आरोप लगाते थे। जो उनके साथ रहने वाले लोग हैं, जो उनके साथ रहने वाले लोग हैं, वही ना पार्टी को बर्बाद कर रहे हैं। पार्टी का ग्राफ आज नीचे कैसे गिर गया, ये बताइए मुझे। पहले पार्टी का ग्राफ कहां था और आज पार्टी का ग्राफ कहां है? आज देखिए ना कि आज 27 तारीख से पहले, 27 जनवरी से पहले पार्टी को देखिए कि पार्टी कहां थी, और 27 जनवरी के बाद अभी देखिए कि पार्टी आज किन किन पचड़ों में फंसी हुई है, पार्टी के साथ क्या क्या हो रहा है, और पार्टी कितने गर्क में जा चुकी है। पार्टी कितने गर्क में जा चुकी है। उनका तो जो सबसे लॉयल, आज से 5-6 साल पुराना कार्यकर्ता जो हमारे पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता भी थे, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया, और ऐसे बहुत सारे लोगों ने इस्तीफा दे दिया। तो है, ठीक है, अब हम तो वर्तमान में अभी हम हैं, लेकिन आखिर कब तक, आखिर कब तक? हम भी चूंकि हम नेता से लगातार बात करने की कोशिश कर रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि ये दल बच जाए, लेकिन अब इस दल को नष्ट करने में अगर लोग लग जाएंगे तो फिर मैं क्या कर सकता हूं? आपका तो नजदीकियां चिराग पासवान से भी है, बीजेपी से भी है। नहीं, नजदीकियां तो अब देखिए, नजदीकियां क्या है, नजदीकियां तो भाई राजनीति में है, आप तो किसी से दुश्मनी थोड़ी होती है। मेरा तो ऐसा स्वभाव रहा है कि हर दल के लोग मुझे प्रेम करते हैं। राजनीतिक मतभेद मेरा हो सकता है, लेकिन व्यक्तिगत मतभेद किसी के साथ नहीं है। मैंने कभी किसी के साथ संबंध खराब नहीं किए, कभी नहीं, और ना करूंगा। मैंने बोला ना कि मेरा जो स्वभाव रहा है, सबको साथ में मिला के चलने का स्वभाव रहा है, सबको साथ में हम लेके चले हैं। तो यही है, चिराग पासवान हो क्या, मतलब भारतीय जनता पार्टी है, चाहे आप जेडीयू की बात कर लीजिए, आरजेडी में भी कई लोग हैं हमारे जो जिनके साथ अच्छे संबंध है। लेकिन चिराग जी का जो यूजीसी पर बयान आया था हाजीपुर से, वो बयान बहुत संतुलित था। तो देखिए, यही बात है ना कि ये बयान आपको अच्छा लग गया? नहीं, ये बात नहीं। देखिए, ये नेता जो है ना, मान लीजिए जो नेता है, और नेता का काम क्या है कि हर व्यक्ति को अपने साथ लेके चलना, हर व्यक्ति को अपने साथ लेके चलना। तो यही एक अच्छे नेता की पहचान होती है ना, उसको हर समाज वोट करता है। और जो नेता बाइस्ड होकर राजनीति करता है, फिर वो नेता थोड़ी, वो तो संगठन चलाने वाले लोग होते हैं जो बाइस्ड राजनीति करते हैं। अच्छा, यूजीसी को लेकर बिहार में जो आप लोग तैयारी कर रहे हैं, एक बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं, ये आंदोलन के पीछे का मेन मकसद क्या है? देखिए, बिहार ही नहीं, पूरे देश में इस तरह के मुहिम चलाए जा रहे हैं, अभी जागरूकता फैलाई जा रही है। आज आप यूजीसी की बात जब अपनी छेड़ी है, तो यूजीसी जैसा काला कानून जिसमें जन्म के आधार पर लोगों को दोषी माना जा रहा है, तो आप बताइए कि आप जब इस पूरे प्रकरण को देखिएगा, ये मैं नहीं कह रहा हूं, वही स्वयं कर रहे हैं कि उनकी जनसंख्या 85% है और हमारी जनसंख्या 15% है। ये वो कह रहे हैं, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये उनके आंकड़े हैं। अब और वो ये लगा रहे हैं आरोप कि ये जो 15% वाले अल्पसंख्यक लोग हैं, ये 85% वालों का शोषण कर रहे हैं। ये संभव है? आप मुझे बताइए, ये जो आंकड़े वो लगा रहे हैं कि जो 15% वाले लोग हैं, ये 85% वाले का शोषण कर रहे हैं, उनको दबा रहे हैं, उनको कुचल रहे हैं। आप ही नारा लगाते हैं, जिनकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, ये आप ही का नारा है, और आपने उतनी हिस्सेदारी उसमें पाई भी है। आपको तो कॉलेजेस में भी आरक्षण मिला हुआ है, हर जगह आरक्षण मिला हुआ है, नौकरी से लेकर हर जगह आपको आरक्षण मिला हुआ है। ये 15% वालों को या 20% वालों को आरक्षण नहीं मिला हुआ ना। और आप एक ऐसा लॉ बना दिए कि जन्म के आधार पर कोई भी व्यक्ति दोषी हो सकता है, उस जाति में जन्मा है तो वो दोषी हो सकता है, तो ये तो गलत है ना। ऐसे लॉ में संशोधन होना अति आवश्यक है। और आप ये बताइए कि जो व्यक्ति कहे कि भाई मैं ही कहूं कि मेरा शोषण हो रहा है, ठीक है,
और मैं ही इसमें फैसला मैंने ही सुना दिया। ये तो न्याय भी कहता है, ये लॉ भी है कि जो व्यक्ति आरोप लगाएगा वो अपने मामले में जज नहीं हो सकता है। जी। अपने मामले में आप जज नहीं हो सकते हैं। तो ये तो वही हो गया ना, ये तो मतलब जो हमारे यहाँ जजिंग का जो सिस्टम है, जो हमारे यहाँ न्याय प्रणाली है, उसी का उल्लंघन हो रहा है इस यूजीसी वाले एक्ट में। तो आप बताइए, आज जो हमारे यहाँ का संविधान है, उस संविधान के वॉल्यूम 3 के आर्टिकल 12 से लेकर 33 तक आप पढ़िए, ये हमारे मौलिक अधिकार की बात करता है, जिसमें 14 और 15 वो हमें बताता है कि भाई हमारे मौलिक अधिकार क्या क्या है, और आप हमसे मौलिक अधिकार छीन रहे हैं। ये तो गलत है ना। सिंपल है, हमको कोई विरोध नहीं है कि आप SC ST को उसमें स्थान दीजिए, हमको कोई विरोध नहीं है आप OBC को उसमें स्थान दीजिए, लेकिन आप जो सामान्य वर्ग के लोग हैं उनके भी प्रतिनिधि को उसके अंदर स्थान दीजिए, ताकि अगर उनके साथ कोई गलत हो तो वो भी उसमें रहे कि नहीं भाई इनके साथ गलत हुआ है कि नहीं हुआ है। तो ये तो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, सबको इक्वल राइट मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। तो मैं यही बात कर रहा हूं। जनशक्ति जनता दल के एक भी विधायक नहीं है, लेकिन सवाल विधानसभा में शराब नीति को लेकर हो रहा है, शराब नीति की समीक्षा को लेकर हो रहा है। पार्टी का क्या कुछ इस मामले को लेकर राय विचार हो रही है? पार्टी आखिरकार इस मुद्दे में क्या सोचती है? देखिए, अब इस पे मैं क्या ही कह सकता हूँ। अभी वर्तमान में पार्टी में शराब नीति को लेकर पार्टी किस तरीके से काम कर रही है, शराब नीति को पार्टी किस तरीके से देखती है, अभी इसमें मैं टिप्पणी देने वाला कोई नहीं हूं, क्योंकि अब हमारी पार्टी की विचार और धारा किस तरफ जा रही है, उन नेता ही को कंफ्यूज कर दिया है लोग। तो मसला है कि भाई अगर आप मेरे से पर्सनली पूछेंगे तो मैं बता सकता हूं कि क्या होना चाहिए, लेकिन अब पार्टी की विचारधारा पूछिएगा तो हमारी पार्टी की विचारधारा को आज के डेट में उसको डगमगा दिया गया है। ना पार्टी लेफ्ट की ही रही है ना राइट की ही रही है, पार्टी को बीच में पता नहीं बीच मझधार में लाके छोड़ दिया गया है। और ऐसा काम ऐसे व्यक्ति कर रहे हैं जो राष्ट्रीय कमेटी में होते हुए ललायित थे कि हम कैसे प्रदेश की कमेटी में आ जाए। समझ रहे हैं जी। जो व्यक्ति राष्ट्रीय कमेटी में है, राष्ट्रीय कमेटी में तो कुछ कर नहीं पाए, जो उनको पद मिला था उस पद के अनुसार तो वो कुछ नहीं कर पाए, तो अब आ गए कि भाई हमारे नाम के आगे ये लग जाना चाहिए। हमारे यहाँ क्या कहें, हमारे यहाँ एक कहावत है कि वो समंदर खंगालने निकले हैं, वो समंदर खंगालने निकल रहे हैं, हमारी कमियां निकालने निकल रहे हैं। वो समंदर खंगालने निकल रहे हैं, हमारी कमियां निकल रहे हैं, और जिनकी खुद है लंगोटियां फटी हुई, वो हमारी पगड़ियां उछालने में लगे हुए हैं। तो मसला ये है कि भाई जो जिनके हमारे एक और कहानी है कि सूप दुसलन चलनी के चलनी दुसलन सूप के जब खुदे 75 को छेद है। तो मसला यह है कि जिसके यहाँ खुद ही जिसके दामन में छेद है, वो दूसरों की क्या बात करेगा, दूसरों की क्या बात करेगा। वो व्यक्ति को अब देखिए कि वो उस व्यक्ति ने इस पार्टी को किस तरह से तहस नहस कर दिया। धीरे 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 वो दीमक है। और मैं आपको बता देता हूं, अब देख लीजिएगा, ये आज भविष्यवाणी मैं एकदम दिल से, महादेव को हम मानते हैं और हम आप दिल से भविष्यवाणी देके जाते हैं कि 3 महीना में इस पार्टी को गर्क में मिला देगा वो आदमी, या तो नेता को बर्बाद कर देगा नहीं तो पार्टी को बर्बाद कर देगा। ये तय है, ये तय है। जनशक्ति जनता दल राजद की ही एक रूप में इस वक्त है। नहीं, राजद का अपॉइंटेड एजेंट है वो। जो जनशक्ति जनता दल में आ गया वो राजद का अपॉइंटेड एजेंट है, जो उसके अंदर अभी काम कर रहे हैं, जो उसके मतलब समझिए कि उसके इर्द गिर्द घूम गए लोग। तो अब चलिए ठीक है, ऐसे लोगों का हमको नाम भी नहीं लेना है, मतलब नहीं समझे, ऐसे लोगों का नाम लेके ही क्या फायदा है जिसको उसके घर के लोग नहीं पहचान रहे हैं। जो राजद के एक बड़े नेता से डर कर दुबक कर उसके पास जाके उसके चरण वंदन में लग गया जो आदमी, उससे क्या बात कर रहे हैं हमको। आगे आपका क्या कुछ रहेगी, आगे की रणनीति क्या है आपकी? देखिए, हमारी रणनीति है वर्तमान में कि भाई समाज को जिस तरीके से आज 2 धाराओं में बांट रहा है, हम समाज के साथ काम करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि समाज में सामाजिक समरसता बनी रहे, समाज को किस तरीके से आगे बढ़ाया जाए। और जो समाज आज जो समाज हाशिए पे है, जैसे जिसको सवर्ण कहते हैं लोग और कहते हैं कि वो बहुत बाहुबली है लोग,
मेरा मानना ये नहीं है। मेरा ये मानना है कि किसी भी जाति और धर्म के लोग गरीब या अमीर हो सकते हैं। गरीबी जाति देख के नहीं आती है। तो गरीबों का कैसे कल्याण हो, इसके ऊपर सरकार को काम करना चाहिए। हमारे समाज में अपलिफ्टमेंट कैसे आए, इस पे सरकार को काम करना चाहिए। सरकार को काम कैसे, और कई सारे मुद्दे हैं। जैसे आप एक बात बताइए, आज आरक्षण मिल गया है लोगों को। अभी जो 4 नंबर लाने वाला है व्यक्ति, वो मेडिकल में सर्जन बन जाएगा, ठीक है। 0 नंबर लाने वाला व्यक्ति आंखों का इलाज करेगा। तो मसला यह है कि अगर ये इस तरीके के स्टूडेंट्स डॉक्टर बन जाएंगे, इस तरीके के स्टूडेंट इंजीनियर बन जाएंगे, तो क्या होगा हमारे देश का? हमारे देश का क्या होगा? आप ये पाके तो एडमिशन तो ले लेंगे, लेकिन किताबें थोड़ी आपके हिसाब से बदल जाएंगी। किताबें तो आपके हिसाब से नहीं बदलेंगी ना। और इससे होगा क्या कि आज जो नीचे के सीट है, वो नीचे के सीट तो आप ग्रैब कर लिए, लेकिन आगे जाते जाते वो पढ़ाई इतनी हार्ड हो जाएगी आपके लिए कि आप ड्रॉप आउट कर दीजिएगा। तो जो योग्य लोग है उसका सीट आप बर्बाद कर रहे हैं। सिंपल है ये तो। जो योग्य लोग है उसका सीट आप बर्बाद कर रहे हैं। और आप एक बात बताइए, जितने लोग ये जो चिल्ला रहे हैं कि हमको आरक्षण चाहिए, हमको आरक्षण चाहिए, हमको इस आरक्षण को बढ़ा के 85% कर देना चाहिए, हम कहते हैं कि 85 नहीं 100% करा दिए, ठीक है। और 100% करके आप अपने लिए सीमाएं भी बनवा लीजिए, और इस देश में आप 80% जमीन अपने नाम पे ले लीजिए, और हमको 20% में हम लोग को छोड़ दीजिए। हमको केवल 5 राज्य दे दीजिए, हम अपने लिए एक अपना देश बना लेंगे। हम लोग अपने लिए अपना देश बना लेंगे और अपने देश में आराम से रहेंगे। आपको अगर इतनी ही दिक्कत है सवर्णों से, तो हम लोग अपना देश बना लेते हैं, हम छोड़ देते हैं ये भी। अब यहीं आप लोग खुश हो जाइए। लेकिन उस समय क्या कहिएगा कि नहीं, इसमें तो इक्वालिटी नहीं है, आप हमसे अलग होना चाहते हैं, हम आपसे दूर होना चाहते हैं। तो आखिर बेचारा सवर्ण करे तो क्या करे, क्या करे? आप ये बताइए, आपके साथ कॉलेज में पढ़ता है तो आप कहते हैं कि आपका शोषण करता है। तो आप अपने लिए अपना नया कॉलेज बनाइए भाई, आप उसमें पढ़िए, सवर्णों को छोड़ दीजिए, सवर्णों के लिए एक अलग कॉलेज बनाइए। आखिर एक बात बताइए, आज अल्पसंख्यक कल्याण विभाग है कि नहीं है? पिछड़ा अति पिछड़ा समाज कल्याण विभाग है कि नहीं है? आज की डेट में SC ST कल्याण विभाग है कि नहीं है? तो जब इतने का विभाग है, पिछड़ो अति पिछड़ो SC ST का, तो सवर्णों का कल्याण कौन करेगा? ये वोट नहीं देते हैं, ये टैक्स नहीं देते हैं, ये भी तो टैक्स देते हैं, ये भी तो वोट देते हैं। तो इनको दिक्कत होगा तो किसके पास जाएंगे? पाकिस्तान में जाएंगे मदद मांगने। इनको प्रॉब्लम हुआ तो ये कहां जाएंगे? अमेरिका से मदद मांगेंगे, डोनाल्ड ट्रंप से। इनको दिक्कत होगा तो आप ही को इन्होंने वोट दिया है, और आप ही का काम है कि इनको इनका अधिकार आप दिलाइए। आज जब ये देश बना है, इस देश को बनाने में सबसे ज्यादा किसकी भागीदारी रही है? सही है ना? चाहे आप आरक्षण की बात कर लीजिए, या आप जितने आंदोलन उठा के देख लीजिए, आप इस देश में जितने आंदोलन उठा के आप देख लीजिए। सन 1857 का आंदोलन मंगल पांडे जी ने किया। उसके बाद आप आइए, अब जब आप यहां आइएगा, हमारे बाबू वीर कुंवर सिंह, उनका आंदोलन देख लीजिए। उसके बाद आप यहां आइए, जब इमरजेंसी काल लागू था, जेपी आंदोलन। जेपी किस जाति के थे? जयप्रकाश नारायण जी किस जाति के थे? और उन्होंने अपने नीचे में कितने नेताओं को पैदा किया, और आज वो नेता पूरे देश में एक बड़े स्थान पे है। जी। वो ये सोचते कि खाली हमको सवर्णों का नेता को ही आगे बढ़ाना है, तो आज जो इतने जो दल हो गए हैं, ये नहीं होते ना। वहां उन्होंने योग्यता देखी, और योग्यता के आधार पर उन्होंने लोगों को आगे बढ़ाया। और आज जब योग्यता के आधार पे आप आगे बढ़ गए, योग्यता के आधार पे आपको जगह प्राप्त हो गया, तो अपने राजनीति को उलट कर दिया। आप आदरणीय VP सिंह जी को देख लीजिए, चंद्रशेखर सिंह जी को देख लीजिए, अर्जुन सिंह जी को देख लीजिए। ये लोग किस जाति से थे? और इन लोगों ने आपको समाज में आपको समझा कि भाई आपके साथ अगर गलत हो रहा है तो लीजिए, आपके लिए हम अपलिफ्टिंग का जुगाड़ करते हैं, आप आगे बढ़िए।
लेकिन आप है कि आगे बढ़ने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। आप वहीं रहना चाहते हैं, आप जहां है वहीं रहना चाहते हैं, आप आगे बढ़ना ही नहीं चाहते हैं। बाबा भीमराव अंबेडकर ने 10 वर्षों तक आरक्षण लागू किया था। आज कितना वर्ष हो गया? आज 70-80 वर्ष हो गया, लेकिन आज तक आप कह रहे हैं कि हम आगे ही नहीं बढ़ पाए हैं। आखिर इसका मापदंड कौन तय करेगा? और कितने वर्ष आपको आगे बढ़ने के लिए? और कितने वर्ष? मैं वही पूछ रहा हूं ना, और कितने वर्ष? आप इस बात का रोना नहीं रो सकते ना आप, कि हमारे साथ गलत हुआ, उस जन्म में हमारे साथ गलत हुआ, तो ऐसे कल को आप कुछ भी कह दीजिएगा। कल को तो ये कहिएगा कि भाई जिसकी जितनी जनसंख्या है उसको, आप चिल्ला ही रहे हैं ना, जिसकी जितनी जनसंख्या है उस जनसंख्या के आधार पर उनको उचित स्थान मिलना चाहिए। तो कल को तो आप ये भी चिल्लाइएगा कि भाई एक ठीक है कि जो राष्ट्रीय पशु बाघ है उसको हटा दिया जाए क्योंकि उसकी जनसंख्या कम है। उसकी जनसंख्या कम है तो जिसकी ज्यादा जनसंख्या है, बकरी उकरी, तो उसको बना दीजिए राष्ट्रीय पशु। कौवा को राष्ट्रीय पक्षी बना दीजिए क्योंकि मोर की जनसंख्या कम है। ये ना करिएगा। और उसके बाद आप करिएगा कि भाई जो परंपरा से जो शादियों में चलते आ रहा है कि घोड़े पे चढ़ के लड़का जो है शादी में जाता है, बारात में जाता है, तो परंपरा से चलते आ रहा है। आप कहिए कि उसको भी हटा दीजिए। हम कहते कि हटाइए दीजिए उसको गधा कर दीजिए कि गधे पे लोग चढ़ के आएंगे। इस परंपरा को खत्म होनी चाहिए। तो मसला यह है कि आपको नफरत भी उसी से है, आपको बनना भी वही है। आपको मतलब क्या मजाक है कि आपको नफरत भी है और आपको बनना भी वही है। ये देश पहला देश होगा जहां पे लोग आगे जाने के लिए नहीं मर रहे हैं, पीछे आने के लिए मर रहे हैं कि हमको पीछे कर दीजिए, हमको दलित बना दीजिए, हमको पिछड़ा बना दीजिए। अरे आप देखिए ना कि जो आप जाते हैं किसी मंच पे या किसी कार्यक्रम में जाते हैं, उस कार्यक्रम में लिखा रहता है ना आरक्षित सीट, उसकी संख्या कितनी होती है? मंच पे आरक्षित सीटों की संख्या होती है 10, 20, 50, 100, 200, इतने लोग होते हैं। और दर्शक दीर्घा में आम लोग बैठते हैं, उनकी संख्या है ना जी। लेकिन आप अभी क्या कर रहे हैं? उल्टा है। जो दर्शक दीर्घा में बैठे हैं वही आरक्षित है, आई सामने बैठे वो आम पब्लिक है, मतलब वो सामान्य लोग हैं, यानी उनकी वैल्यू 0 है। तो हम ये भी मान लिए कि चलिए भाई हमारी वैल्यू 0 है, लेकिन हमने इस देश को बनाने में जो काम किया, हमने इस देश को बनाने में जो लहू बहाई, हमने इस देश को आजाद करने में जो हमने किया है, आज 556 रियासतें लोगों ने दान दे दिया, तब जाके भारत देश एक भारत देश बना है। उसका कोई योगदान नहीं है। और आज जब पूरा भारत देश बन गया है, तो आज आप पहले कहते थे कि राजतंत्र में बहुत गलत होता था, आज ये जो लोकतंत्र है इसमें कितना गलत हो रहा है आपको नहीं पता। लोगों के ऊपर नेताएं थोपे जा रहे हैं, आपको नहीं दिख रहा कि राजा ही का बेटा राजा बनेगा, नेता ही का बेटा नेता बनेगा। तो उस समय जो हो रहा था वो आप गलत था, तो इस समय जो हो रहा है वो गलत नहीं है, ये भी तो गलत है। इससे लाख गुना ज्यादा अच्छी व्यवस्था उस समय थी कि कम से कम लोगों को समय रहते न्याय मिल जाता था। आज तो न्याय के लिए लोग मरे जा रहे हैं और फिर भी लोगों को न्याय नहीं मिल रहा है। बिल्कुल। देखिए बिहार में इस वक्त एक जंग छिड़ी हुई है और इस जंग का नमूना भी सामने आने वाला है 22 तारीख को, जहां पर लाखों की भीड़ होगी। अपने हक और अधिकार के लिए लड़ाई जो है बिहार में आपको देखने को मिलेगी और 15 बना 85% जो है ये मुद्दा तूल पकड़ता हुआ जा रहा है। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए रहिएगा देशवा न्यूज के साथ, दीजिएगा इजाजत। धन्यवाद।